डिस्कवरी ऑफ एनोड रे बाय यूजन गोल्डस्टाइन। सर यूजन गोल्डस्टाइन ने कैथोड रे की डिस्कवरी के समय जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें थोड़े से चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया, कैथोड की जगह पे एनोड प्लेट लगा दिए और एनोड की जगह पे कैथोड प्लेट लगा दिए, जिसको निगेटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ना था। इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी का ही यूज़ किया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस नियरली 10,000 वोल्ट था, और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से वायर के थ्रू जोड़ा गया। इस बार क्या किया है, उन्होंने एनोड को परफोरेट नहीं किया है बल्कि कैथोड को परफोरेट कर दिया है और कैथोड के पीछे ZnS की कोटिंग भी लगा दी, ताकि अगर कोई भी रे पास हो एनोड से कैथोड की तरफ तो वो ZnS की कोटिंग पे स्ट्रक करके ग्लोइंग फ्लोरेसेंस इफेक्ट हमें क्रिएट करके दे, ताकि हम ये जान लें कि कोई रे वाकई में ट्रेवल कर रही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर जो है 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁴ तक रखा था, लेकिन यहाँ पे जो है हम प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि प्रेजेंस ऑफ गैसियस एटम जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो इंक्रीज हो जाए। अब जैसे ही स्विच ऑन किया गया इस कनेक्शन का, वैसे ही यहाँ पे भी हमें सेम ग्लोइंग फ्लोरेसेंस इफेक्ट मिला जैसा कि कैथोड रे की डिस्कवरी के समय हमें दिखाई दे रहा था। बट इस वक्त जो ग्लोइंग फ्लोरेसेंस इफेक्ट था वो कैथोड के पीछे लगे ZnS पे हो रहा था, ना कि एनोड के पीछे लगे ZnS की कोटिंग पे हो रहा था। चलिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एनोड से कैथोड की तरफ एक रे ट्रेवल कर रही है जिसको हम एनोड रे बोल रहे होंगे, है ना। लेकिन हाँ, उसी को एनोड रे हम बोलते हैं। लेकिन ये रे फॉर्म कैसे हुई हैं इसका भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है, और इनको प्रोटॉन कैरियर रे क्यों कहते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर यूजन गोल्डस्टाइन के समय में केवल सर जे थॉमसन के ही एटॉमिक मॉडल हमें मालूम थे, जो कि ये बताता था एटम जो है एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन। जैसा कि सर जे थॉमसन ने कैथोड रे की डिस्कवरी के समय ये बात ऑब्जर्व की थी। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने जो बात बोली थी कि डिस्चार्ज ट्यूब में इस बार प्रेशर थोड़ा इंक्रीज किया गया है, जिसके कारण प्रेजेंस ऑफ गैसियस एटम बढ़े हैं। तो देखिए, उन गैसियस एटम्स में कुछ एटम्स आयंस के फॉर्म में होंगे। कुछ नेचुरल फिनोमिना हमेशा ही अकर करती रहती हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जैसे फिनोमिना की वजह से उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सभी गैसियस एटम जो है न्यूट्रल स्टेट में नहीं होंगे, कुछ एक्साइटेड स्टेट में होंगे आयंस के फॉर्म में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसियस एटम्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक एटम जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में है। ये केवल एक एटम नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही केवल 3 एटम होंगे पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में। मैं केवल आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे केवल गैसियस एटम्स के केवल 3 एटम्स को इंक्लूड किया हूँ। बाकी आप समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसे ही चीज़ें होती रहती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 एटम अपने न्यूट्रल स्टेट में है और एक एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके एटम के बाहर जा चुका है, और वो जो एटम रेस्ट ऑफ द एटम है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो चुका है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेस की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो चुका है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया था कनेक्शन का, वैसे ही एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ हो जा रहे हैं। तो अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो ये जो आयनाइज्ड एटम है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होने लगे। ठीक है, अब एक्सेलरेट होने लगे, अब ये क्या करेंगे कि एक दूसरे एटम से स्ट्रक करेंगे। एक्सेलरेट हुआ और वो जो है वो गैसेस के अलग अलग न्यूट्रल एटम को स्ट्रक करेगा और उनके भी इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देगा, जिससे कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आयंस का अमाउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं सभी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन किक आउट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द एटम से अगर इलेक्ट्रॉन किक आउट हो गए तो ये सभी एटम जो है प्रोटॉन कैरियर हो सकते हैं, मतलब कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इनमें हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज हुए वैसे ही ये निगेटिव कैथोड से अट्रैक्ट किए जाने लगेंगे।
ठीक है, निगेटिव कैथोड से अट्रैक्ट किए जाने लगेंगे और ये निगेटिव कैथोड की तरफ बढ़ने लगेंगे। कुछ तो कैथोड से स्ट्रक कर जाएंगे और कुछ कैथोड में जो छोटे छोटे होल्स हैं उनसे पास होकर ZnS की कोटिंग पे स्ट्रक करेंगे और हमें ग्लोइंग फ्लोरेसेंस इफेक्ट देंगे। एक्चुअल में होता ये है, जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो सपोज करिए हर एक एटम ने 10 जूल की एनर्जी ऑब्जर्व किया और जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉन किक आउट हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन किक आउट हुआ तो वो एटम जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में एक पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। अब जब ये ZnS पे स्ट्रक कर रहा है तो वहाँ पे वो अपने न्यूट्रल स्टेट में वापस जाना चाहता है। तो जो 10 जूल की एनर्जी इसने एब्जॉर्व की थी वही 10 जूल की एनर्जी ये रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर देगा, जो कि यहाँ पे हम ZnS पे ग्लोइंग इफेक्ट देख सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि एक इनविजिबल रे है जो कि ट्रेवल कर रही है एनोड से कैथोड की तरफ, जो कि कैथोड के पीछे लगे ZnS पे ग्लोइंग फ्लोरेसेंस इफेक्ट क्रिएट कर रही है और फाइनली उस रे को हमने नाम दिया प्रोटॉन कैरियर रे और एनोड रे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे रिव्यू करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ला सकूं। थैंक यू गाइस।